निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पे मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज़। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, जवाहरलाल नेहरू ने होम रूल लीग में सक्रिय भूमिका निभाई तथा उन्हें बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का सचिव बनाया गया। दूसरा, 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन जवाहरलाल नेहरू के बारे में सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या होगा सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट है गलत। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है। इसमें लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने होम रूल लीग अर्थात HRL में सक्रिय भूमिका निभाई, बिल्कुल सही है, लेकिन इन्हें बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का सचिव नहीं बनाया गया। एनी बेसेंट की होम रूल लीग का इनको सचिव बनाया गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे हम। अब चलते आगे, देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए आज के द हिंदू की खबर है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आप देख सकते हैं पुण्यतिथि है आज के दिन। तो मुझे लगा कि क्यों ना आपका हिस्ट्री की नॉलेज चेक की जाए। यहाँ पे लिखा है आधुनिक भारत के निर्माता और औद्योगिक क्रांति के जनक, वैज्ञानिक सोच के प्रणेता, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है और ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न हमारे लिए। बैंक बोर्ड ब्यूरो अर्थात BBB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, BBB की उत्पत्ति का आधार भारत में बैंकों के बोर्ड के अधिशासन की पुनरीक्षा के लिए गठित समिति द्वारा वर्ष 2014 में दी गई संस्तुतियाँ है अर्थात रिकमेंडेशंस है। सेकंड, BBB ने अप्रैल 2016 से एक स्वायत्त अर्थात ऑटोनोमस संस्तुतिकर्ता संस्था अर्थात रिकमेंडरी इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करना शुरू किया। तीसरा, BBB सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और उनके गैर कार्यकारी चेयरमैन अर्थात नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन को नियुक्त करता है। अब आपको बताना है कि BBB के बारे में कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोच समझ के जवाब देना। क्या होगा इसका सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही, दूसरा भी सही है लेकिन तीसरा गलत है। तो देखो तीसरा स्टेटमेंट, पहला बिल्कुल सही है कि वर्ष 2014 में जो बैंक बोर्ड के अधिशासन की पुनरीक्षा के लिए गठित की गई समिति के द्वारा इसकी संस्तुति की गई थी और 1 अप्रैल 2016 से इसने कार्य करना शुरू किया और एक स्वायत्त संस्तुतिकर्ता संस्था है, मतलब ये रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, देखो अगर आपने सेकंड स्टेटमेंट सही लगाया होता, भाई जिसने सोचा होगा कि सेकंड स्टेटमेंट सही है तो थर्ड स्टेटमेंट को खुद ही ड्राइव कर सकता था। देखो सेकंड स्टेटमेंट में तो क्या है, एक रिकमेंडरी ये इंस्टीट्यूशन या बॉडी बताई गई और थर्ड में देखो क्या है कि ये अपॉइंट करता है। ठीक है, तो रिकमेंडेशन और अपॉइंट की जगह अगर यहाँ पे सेलेक्ट लिखता कि चयन करता है, ठीक है, ये चयन करके सरकार को भेज देगा, सरकार पे डिपेंड करेगा कि वो उसको उस रिकमेंडेशन को मानती है या नहीं। तो ये चयन अगर यहाँ लिखा होता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन ये नियुक्त लिखा है इसलिए ये गलत हुआ। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो सेलेक्ट्स SN राजेश्वरी एज CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस वाया वीडियो इंटरव्यू। तो देखो पेंडेमिक के चलते इनको क्या किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो इंटरव्यू के जरिए इनको सेलेक्ट किया गया है, SN राजेश्वरी को CMD के रूप में, किसके, ओरिएंटल इंश्योरेंस के। यहाँ पे देखो इसने सिर्फ क्या किया है, सेलेक्ट किया है।
मतलब आप फिर इसको अपॉइंट कौन करेगा। यहाँ पे देखो ये चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती है अक्सर। यहाँ पे देखो आगे का पूरा प्रोसेस क्या है। अब ये क्या करेंगे, इसके बाद इन्होंने सिलेक्ट करके सरकार को नाम भेज दिया। अब देखो यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर विल नाउ स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग राजेश्वरी एज द CMD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस, जो आपकी कंपनी है। तो अब इन्होंने सिलेक्ट किया, इसके बाद गया फाइनेंस मिनिस्टर के पास, वो इस प्रोसेस को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, निर्मला सीतारमण जी की जैसे ही इनको नोट मिलेगी, यहाँ से जैसे इनकी अनुमति मिलेगी, तब ये पेपर किसके पास जाएगा, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट है, मतलब नियुक्ति की कैबिनेट्स कमेटी प्लस जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वहाँ पे जाएगा। और उसके बाद इनको क्या करेंगे, वहाँ से अप्रूवल मिलने के बाद इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो कैबिनेट कमेटी है वो अपॉइंटमेंट की उसकी भूमिका यहाँ पे रहेगी। अब आगे चलते हैं। ये देखिए बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसकी ओरिजिनल जो वेबसाइट है वहीं से पूरा कंटेंट उठाया है, जो उसने लिखा है सेम आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया है, इसलिए अब इसको पढ़ते हैं। 2-3 स्लाइड्स है। ठीक है, देखो बैंक बोर्ड ब्यूरो की उत्पत्ति का आधार भारत में बैंकों के बोर्ड के अधिशासन की पुनरीक्षा के लिए गठित की गई समिति द्वारा मई 2014 में दी गई संस्तुतियाँ है। ठीक, दूसरा 28 फरवरी 2016 को भारत सरकार ने ब्यूरो के गठन की और संरचना की कि भाई कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा उसकी घोषणा की, और 1 अप्रैल 2016 से एक स्वायत्त संस्तुतिकर्ता संस्था के रूप में इसने काम करना शुरू किया। अब ये क्या काम है, इसके काम के उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है, याद रखना पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्रतियोगिता का सामना करने के लिए तैयार करना, मतलब उनको कॉम्पिटिटिव बनाना। ठीक, दूसरा जो बिजनेस साइकिल्स आते हैं अर्थव्यवस्था में, उसके दौरान जो जितने भी रिस्क है उनका बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करना। उसके बाद इंटरनल जो कैपिटल क्रिएशन है और उसके लिए आघात सहायता विकसित करना। उसके बाद देखो करदाताओं के दुर्लभ बजट संसाधनों पर निर्भर होने के नैतिक खतरे का सामना किए बिना, मतलब जो भी लोग टैक्स देते हैं और उनके द्वारा जो टैक्स से जो भी रिसोर्सेज कलेक्ट हो रहा है उस पे किसी भी तरह का नैतिक खतरा ना मंडराए, उसके लिए क्या करना, बाह्य पूंजी जुटाने की क्षमता विकसित करे, मतलब बैंक बाहर से भी जो पैसा क्या कैपिटल को जुटा सके, इसके लिए तैयार करना पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। उसके बाद ये जो ब्यूरो है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो टैलेंट और टेक्नोलॉजी, जो दोनों जो भावी समय में व्यावसायिक कुशलता के जो महत्वपूर्ण घटक माने हैं, उनको आकर्षित करना इन बैंकों के लिए, उनको बनाए रखना और पोषित करने के लिए उनकी कैपेबिलिटी विकसित करने में उनकी मदद करना। उसके बाद ब्यूरो अपने प्रयास में प्रत्येक सार्वजनिक बैंक में पूर्णतः, ठीक है, एक कॉम्पिटेंट बोर्ड की आवश्यकता पर भी ध्यान रख रहा है। मतलब बैंक बोर्ड ब्यूरो इस चीज़ पे नज़र रख रहा है कि जब किसी भी बैंक का जो बोर्ड गठित हो तो वो कॉम्पिटेंट बोर्ड बने। ठीक है, इसके साथ देखो ये आखिरी रिकमेंडेशन, इसका जो ये काम है ये कितना महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ लिखा है बैंक बोर्ड ब्यूरो बैंक के बोर्ड में, मतलब जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है ये बैंकों का जो खुद का बोर्ड होता है उसमें सर्वोत्तम व्यक्तियों को लाने के लिए प्रयासरत है कि अच्छे से अच्छा टैलेंट जाए बैंक के बोर्ड्स के अंदर। तथापि देखो फिर भी इन बोर्ड को स्वयं ही बैंकों की समग्र कार्य नीति को परिचालित करना चाहिए और विभिन्न हितधारकों के विविध हितों के बीच संतुलन बनाते हुए उनके अभिरक्षक के रूप में काम करना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि ये कोशिश कर रहा है कि ये बेस्ट जो पर्सनैलिटीज़ को, व्यक्तित्व को बैंकों के बोर्ड के अंदर लेके आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निसंदेह हो जाए, भाई अच्छा सारा काम बैंक बोर्ड ब्यूरो का कर रहा है, वो ला के देगा, जो जैसे लोगों की रिकमेंड करेगा सरकार अपॉइंट कर देगी, अपना काम चलता रहेगा। नहीं, ये बैंकों की खुद की भी क्या होनी चाहिए, उनके बोर्ड को खुद से भी अपनी जो कार्य नीति है उसको स्वयं से परिचालित करना चाहिए। बीबीबी अपना काम ज़रूर करेगा, लेकिन उसके बाद बैंकों की खुद की भी ड्यूटी बनती है क्या करे कि वो पूरे बोर्ड, जो पूरा बोर्ड है वो क्या करेगा, विभिन्न हितधारकों के, जब भाई अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं ना किसी भी सिस्टम में, तो सबके बीच में संतुलन बनाने के एक अभिरक्षक के रूप में बैंक खुद काम करेंगे। तब ये सारी बात हुई बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, अब देखो मैं ये बैंक बोर्ड ब्यूरो आया कहाँ से ये भी समझ लेते हैं। 2-3 स्लाइड और है, आपके काम आएगी, पेशेंस बनाए रखना।
ये देखो, ये एक इंद्रधनुष प्लान आया था, अगर आप में से काफ़ी बच्चों को पता होगा, किसके लिए? पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। ठीक है, एक इंद्रधनुष प्लान है ये, एक इंद्रधनुष मिशन अलग है। ठीक है, उसको अलग से याद रखना। ये हम प्लान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये इंद्रधनुष प्लान क्या था? जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, उन्होंने एक 7 जो एलिमेंट का क्या था, एक जो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में रिफॉर्म्स के लिए एक 7 स्टेप का उन्होंने एक प्लान लॉन्च किया, उसको इंद्रधनुष बोला गया। ये अगस्त 2015 की बात है। और इस मिशन को किस नाम से भी जाना जाता है? A2G। ठीक है, अब ये A2G क्या है? मतलब ABCDEFG, मतलब उस तरह से उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी। वो ABCDEFG क्या है मैं बताऊंगा, पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। अब इस जो इंद्रधनुष जो प्लान आया था, इसका मिशन क्या था? अब देखो, टू रिवैम्प और इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए इस प्लान को लेके आया गया। अब द प्लान इज़ कॉल्ड इंद्रधनुष बिकॉज इट कंटेन्स 7 एलिमेंट। इसको इंद्रधनुष क्यों बोला गया? क्योंकि इसके अंदर 7 एलिमेंट थे। वो 7 एलिमेंट क्या है? पहला देखते हैं, ये रहा, अपॉइंटमेंट्स, बैंकों में अपॉइंटमेंट्स को लेके। तो इसके लिए इस प्लान में क्या कहा गया? देखो, एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स है, हैव बीन हायर्ड टू रन स्टेट ऑन बैंक्स। मतलब अगर निजी क्षेत्र के में कोई बेहतरीन अच्छा कोई काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स है, उनको हम राज्य द्वारा संचालित बैंकों में हायर करेंगे। ठीक है, तो उनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा। और सेपरेट पोस्ट होगी किसकी? CMDs की, MD की, CEO की और CEO की, किसमें? पब्लिक सेक्टर यूटिलिटीज़ के अंदर। और प्राइवेट सेक्टर कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ MD एंड CEO। मतलब इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के, उनके गवर्नेंस को सुधार करने के लिए। तो एक तो अपॉइंटमेंट की उसने क्या दिया था, 7 एलिमेंट में अपॉइंटमेंट को हाईलाइट किया। दूसरा बैंक बोर्ड ब्यूरो की बात की थी, किसमें? इंद्रधनुष प्लान। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंद्रधनुष प्लान का हिस्सा था बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, इट विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट बोर्ड, मतलब वर्तमान में जो बैंकों के बोर्ड में अपॉइंटमेंट किया जाता था उस टाइम पे, उसको क्या करेगा? ये रिप्लेस करेगा। तो 1 अप्रैल 2016 से ये ही काम कर रहा है अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, सिलेक्ट करके भेजता है सरकार के पास, फिर वो मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑफ अपॉइंटमेंट और PMO के पास जाता है, वहाँ से फाइनल अप्रूवल मिलेगा और फिर उसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तीसरा था कैपिटलाइजेशन, जिसको बोलेंगे पूंजीकरण। ठीक, इसमें क्या है? ड्यू टू द हाई NPA, बैंकों में जो हाई NPA चल रहा था, नीड टू मीट द प्रोविजंस ऑफ द बासल 3 नॉर्म्स। तो जो बेसल 3 के नॉर्म्स थे बैंकों को, उसको मीट करने के लिए इसने बैंकों के पूंजीकरण की बात की। डी स्ट्रेसिंग की बात की, जो उन पे तनावग्रस्त जो संपत्तियां है उसको तनाव मुक्त करने की बात की। द फोकस विल ऑन डी स्ट्रेसिंग द बैंक फ्रॉम देयर NPA, या जिसको बोला जाएगा किसको? बैड लोन से क्या किया जाएगा? उनको तनाव मुक्त किया जाएगा। और जो ARC बोला जाता है, जिनको असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको क्या किया जाएगा? उनको सशक्त बनाया जाएगा, ताकि वो क्या कर सके, जो NPA की समस्या से या बैड लोन की समस्या है उससे वो लड़ सके अच्छे से। फिर इनके एम्पावरमेंट की बात की गई। इसके साथ साथ इसमें इनके अकाउंटेबिलिटी की भी बात की गई, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, काफ़ी सिंपल सी चीज़ें है। जैसे एम्पावरमेंट के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान लेके आया गया, किसके लिए? पब्लिक सेक्टर बैंक के मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया? इन्होंने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया उसमें, ताकि इनकी बैंकों की क्या हो, एफिशिएंसी क्या हो सके, बढ़ सके। लेकिन साथ के साथ बैंकों की ऐसा नहीं है कि सरकार अगर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी डेवलप कर रहे हो तो बैंकों की स्वायत्तता पर या स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह का वो फ्रेमवर्क बनाया गया। उसके बाद आप देख सकते हो उसमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स की बात की गई। तो अब आप देख रहे हो ना, A अपॉइंटमेंट, B से बैंक बोर्ड ब्यूरो, C से क्या आ गया था? कैपिटलाइजेशन, D से क्या आ गया? डी स्ट्रेसिंग, E से क्या आ गया? एम्पावरमेंट, F से क्या हो गया? फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब आया क्या? G, तो हो गया ना ये A2G। तो अब बात कर रहे हैं फाइनल इसकी गवर्नेंस रिफॉर्म की। तो इसमें भी क्या, उनके बैंकों के शासन में जो रिफॉर्म लाने की बात की गई, ये कब से शुरुआत हुई इसकी? ज्ञान संगम हुआ था कब? 2015 में, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब इस ज्ञान संगम ने क्या बात की गई थी कि रिकमेंडेशंस इंक्लूडिंग
स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस, जो बैंकों के जोखिम प्रबंधन के जितने भी तरीके हैं उनको मजबूत करने की बात की गई थी इस ज्ञान संगम में। तो अगर कभी ज्ञान संगम की बात आ जाए तो ये गवर्नेंस रिफॉर्म के लिए है, किसमें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर। उसके बाद ईच बैंक अग्रीड टू नॉमिनेट ए सीनियर ऑफिसर। इस ज्ञान संगम में क्या हुआ कि हर एक बैंक इस बात के लिए अग्री किया कि वो एक नॉमिनेट करेगा एक सीनियर ऑफिसर को, किसके लिए, चीफ रिस्क ऑफिसर, मतलब प्रमुख जोखिम जो अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा। उसके बाद इंद्रधनुष 2.0 भी आया। तब इसमें क्या किया, पूरा ही पूरा बता दे रहा हूँ, अगर कभी भी कोई भी दिक्कत होगी ना तो आपको बैंक बोर्ड ब्यूरो का पूरा इतिहास पता है, कहाँ से निकल के आया, इंद्रधनुष प्लान समझ लिया। अब इंद्रधनुष अगर 2.0 भी कहीं आपको पढ़ने को मिले तो वो भी मैंने साथ के साथ बता दिया है यहाँ पे। देखो उसके बाद सरकार इंद्रधनुष 2.0 लेके आई। इंद्रधनुष प्लान के बाद उसका जो सेकंड उसमें था, उसमें क्या किया सरकार ने, एक व्यापक प्लान लेके आई है, किसके, पुनर्पूंजीकरण के लिए, किसके, बैंकों के। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र बैंक है उनके पुनर्पूंजीकरण का एक व्यापक प्लान था, ताकि वो बैंक क्या कर सके कि वो सॉल्वेंट बने रहे और पूर्ण रूप से जो ग्लोबल कैपेसिटी एडिक्वेसी नॉर्म्स है बासेल 3 उसका वो अनुपालन करते रहे, उसमें किसी तरह का कोई जोखिम ना हो। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक ज़रूर करना। अब आगे चलते हैं। ये देखो अगला प्रश्न है, इजिप्ट, जिसको हिंदी में मिस्र बोलते हैं, की सीमा निम्नलिखित किन देशों से लगती है। पहला इरिट्रिया, इज़राइल, लीबिया, चाड और सूडान। बताइए कि ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, सोच समझ के जवाब देना। क्या होगा सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब इरिट्रिया का बॉर्डर नहीं लगता, चाड का बॉर्डर नहीं लगता, इजराइल का लगेगा, लीबिया का लगेगा और सूडान का लगेगा। तो ऑप्शन हो गया बी। आप देखते हैं इस प्रश्न को पहले क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय की न्यूज़ है पीआईबी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दे फतेह अल सीसी के बीच टेलीफोन पे उनको क्या की, ईद उल फित्र की बधाई दी। तो क्यों ना मुझे लगा कि आपसे मिस्र की लोकेशन ही पूछ ली जाए। ठीक है, अब आप मुझे बताना क्या भूमध्य सागर से इसका बॉर्डर लगता है क्या, भूमध्य सागर से क्या मिस्र का बॉर्डर लगता है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये देखो इजिप्ट आप देख सकते हैं। मैंने ऑप्शन में पूछा था सूडान से बॉर्डर लगता है। मैंने एक पूछा था चाड, देखिए चाड दूर है, चाड से इसका बॉर्डर नहीं लगता। इधर लीबिया से इसका बॉर्डर लगता है और इधर देख सकते हैं आप इजराइल से बॉर्डर लगता है। और मैंने पूछा था इरिट्रिया, देखो इरिट्रिया से भी इसका बॉर्डर नहीं लगता। चलते हैं अब आगे। अगला प्रश्न है, राम किनकर बैज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये भारतीय मूर्तिकार एवं चित्रकार व आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के अग्रणी और प्रासंगिक आधुनिकतावाद के प्रमुख व्यक्तित्व या प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक। दूसरा, वर्ष 1970 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। अब आपको बताना है कि राम किनकर बैज के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, और ए, बी, सी और डी सही उत्तर क्या होगा। बताइए, नाम सुना होगा आपने आजकल में इनका न्यूज़पेपर में, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। ये मूर्तिकार और चित्रकार थे और आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के ये अग्रणी और जो कंटेक्चुअल जो मॉडर्निज्म है उसके ये प्रमुख व्यक्तित्व थे। लेकिन ये 1970 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। 1970 में इनको पद्म भूषण दिया गया था। ठीक है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ। देखते इस प्रश्न को क्यों बनाया। ये देख सकते हैं पीआईबी की खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय की ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट विल ऑर्गेनाइज अ वर्चुअल टूर टू कमेमोरेट द 115वीं जन्म तिथि के रूप में किसकी, राम किनकर बैज की, उसको मनाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने राम किनकर बैज पे एक प्रश्न पूछा आपसे। चले अब आगे।
ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, NGC 3895 जो हाल ही में समाचारों में चर्चा में है। पहला, आर्कटिक क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के अर्थात GHGs के प्रभाव पर अध्ययन करने वाला एक अनुसंधान केंद्र है। दूसरा, ग्रीन पीस इंटरनेशनल द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण क्षरण पर जारी एक शोध पत्र है ये। तीसरा, एक सर्पिल आकार की आकाशगंगा। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप मुझे बताइए कि NGC 3895 ABCD किससे संबंधित है। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, सोच समझ के जवाब देना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये एक स्पाइरल क्या है, ये गैलेक्सी है। ठीक है, अब इसको आप देखिए, इस MCQ का आधार क्या, हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जर्व्स NGC 3895। ठीक है, तो ये क्या थी, एक बेसिकली ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसको NGC 3895 कहा गया। देख सकते हैं, इसकी इमेज भी मैंने लगाई है, बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसी बरिस्ता कॉफ़ी जैसी नज़र आ रही है ये। ठीक है, अगर आपको भी ऐसी नज़र आ रही हो तो बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में चीन द्वारा लॉन्च किया जाने वाला तियानवेन-1 मिशन किस ग्रह के लिए भेजा जाएगा। ऑप्शन है बृहस्पति, शुक्र, मंगल और शनि। A, B, C या D, सही उत्तर क्या होगा। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यस बिल्कुल सही, बताइए क्या होगा। ऑप्शन सी, मतलब मंगल। ठीक है, मार्स के लिए भेजा जाएगा ये तियानवेन-1। देखते हैं क्या है इस MCQ का आधार। एक्सप्लेन्ड, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन में, व्हाट इज़ तियानवेन-1 चाइनाज मार्स मिशन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि चाइना ने इससे पहले भी वर्ष 2012 में एक प्रयास किया था मंगल पे एक मिशन भेजने का, युंगहुओ-1 के नाम से, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोलर सिस्टम, ये सन है और ये देख सकते हैं मार्स किधर है, ये मार्स है, यहाँ पे इसको भेजा जाएगा तियानवेन-1 को। तो मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, ये मार्स, फिर जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, बस आप मुझे एक बात बताना कि जो क्षुद्र ग्रह, जो उस क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है वो किन 2 ग्रहों के बीच में मिलती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, अब ये देख सकते हैं तियानवेन-1 के बारे में क्या है ये मिशन। जो तियानवेन-1 मिशन है वो किससे भेजा जाएगा, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट। इस पर मैं ऑलरेडी MCQ पूछ चुका हूँ। ठीक है, इसकी टेस्टिंग की थी चाइना ने, उससे इसमें 13 जो पेलोड्स होंगे जिसमें 7 ऑर्बिटर होंगे और 6 रोवर होंगे। ऑर्बिटर मतलब जो चारों ओर चक्कर लगाएंगे, रोवर क्या होगा, जो उस पर घूम घूम के उसकी जो भी करेगा पूरा R&D करेगा, वहाँ पे रिसर्च करेगा। कब लॉन्च किया जाएगा, जुलाई में। ये कंफर्म किया है संडे के दिन, किसने, चाइना की एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने। ठीक है, जो इस प्रोजेक्ट पे 2016 से काम कर रही है। चलो, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये तो था ही तियानवेन, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन और भी ज़रूरी है। देखो UPSC, मैं हमेशा ही, मेरा मानना रहा है और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी टॉपिक है उसके एक बार बैकग्राउंड में जाना चाहिए और उसका जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या है वो दोनों ही हमें पता होना चाहिए। जब बात की गई है मंगल पर मिशन भेजने की, तो हम ये भी देख लेते हैं अब से पहले किस किस ने मंगल पर मिशन भेजे हैं। तो सबसे पहले USSR ने 1971 में एक जो पहला मार्स पे पहला जो मिशन था वो USSR का था। इट्स मार्स 3, इसने क्या, मार्स 3 लैंडर था जिसने डेटा को भेजा, जो सिर्फ 20 मिनट नहीं है, सेकंड है, 20 सेकंड तक काम कर पाया। उसके बाद ये क्या हुआ, ये फेल हो गया। इसके बाद एक और इन्होंने प्रयास किया 2 साल बाद 1973 में, किसने, USSR ने। फिर सेकंड जो कंट्री थी वो कौन थी जिसने मार्स के सरफेस पे अपने मिशन को भेजा, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स के ही नाम है, सबसे ज़्यादा मिशन भेजने के मार्स पे। 1900 इसमें लिखा है 1976 से US ने आज तक 8 सक्सेसफुल मिशन भेज चुका है, वो मार्स पे लैंड करा चुका है। और जो लेटेस्ट था इसमें इनसाइट था, जो 2019 में इनसाइट पे ऑलरेडी मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ। अगर आप मेरी MCQ की सीरीज़ लगातार देखते आए हैं, इस पर काफ़ी डिटेल से मैंने बताया था क्या काम करेगा, कैसे करेगा। उसके बाद देखो, इंडिया एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी हैव बीन एबल टू प्लेस देयर स्पेसक्राफ्ट इन मार्स ऑर्बिट। तो ESA भी और इंडिया भी, क्योंकि आपको तो याद है इंडिया का क्या था, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान के नाम से जिसको जाना जाता है,
वो इंडिया भी इस काम को, इस सफलता को अचीव कर चुका है। चलते हैं अब आगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे खीर भवानी मेला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या राजस्थान? बताइए ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, मतलब जम्मू कश्मीर। आप देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं आप, ये ऑल इंडिया रेडियो की खबर है। JNK धर्मार्थ ट्रस्ट ने, जो ट्रस्ट है वहाँ का, उसने कैंसिल कर दी खीर भवानी मेला को। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? JNK। और हर मतलब ये 30 मई को बनाया जा रहा था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के चलते इसको कैंसिल किया गया और लोगों से बोला है कि निवेदन क्या है कि वो अपने घर पे ही जो देवी की पूजा करे। तो ये पूरा खीर भवानी मेला है क्या? नेक्स्ट स्लाइड पे जो पूरी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ है वो मैंने आपकी सुविधा के लिए वो नेक्स्ट स्लाइड पे लगाई है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए खीर भवानी मेला, ये क्या है? ये जो टेम्पल है ये डेडिकेटेड टू गॉडेस खीर भवानी, जो गॉडेस है, देवी है, उस पर ये क्या है? उसको डेडिकेटेड है। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है? महाराज्ञा देवी, रगिन्या देवी, रजनी देवी, रगिन्या भगवती। ठीक है, अब यहाँ खीर क्यों जुड़ा? क्योंकि इनके जो खीर आप जानते हो ना, राइस पुडिंग जो राइस से बनती है, उसको यहाँ पे ऑफ़र किया जाता है देवी को, इसलिए इसका खीर भवानी। और कश्मीरी पंडितों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल माना जाता है और ये एनुअल फेस्टिवल है जिसमें जो बहुत सारे जो श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। किस दिन? ज्येष्ठ अष्टमी के दिन इकट्ठे होते हैं। ठीक है, ये खीर भवानी मेला अगर आ जाए तो आई होप कि आप इसको गलत नहीं करेंगे। JNK इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? ये इस बार प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाह्य मंडल के धात्विक एवं तरल अवस्था में होने के कारण उत्पन्न होता है। दूसरा, पृथ्वी का घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। घूर्णन को मैं लिख देता हूँ रोटेशन, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा आसान रहेगा। तीसरा है, पक्षी, कछुए एवं कुछ अन्य प्राणी नेविगेशन के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा एरर है, यहाँ पे इसको लिखेंगे प्रयोग। और चौथा है, पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव कनाडा से साइबेरिया की ओर खिसक रहा है। अब आपको बताना है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। सोच समझ के जवाब देना स्टूडेंट्स। क्या होगा इसका सही उत्तर? 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है और चौथा कथन भी सही है। पहला कथन हुआ गलत क्योंकि ये बाह्य जो मेंटल में नहीं है, ये जो आउटर जो कोर है, मतलब आउटर कोर के वो मेटेलिक है और उसके साथ साथ लिक्विड है, उसके कारण ये उत्पन्न होता है। और पृथ्वी का जो रोटेशन है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो बर्ड्स हुए, टर्टल्स हुए और अदर क्रिएचर्स है वो नेविगेशन के लिए जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल भी करते हैं। और फोर्थ भी बिल्कुल सही है कि जो हमारा नॉर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, कनाडा से साइबेरिया की ओर मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं, ये खबर है 25 मई की, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वीकनिंग, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कमज़ोर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके चलते मैंने पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड पे क्वेश्चन बनाया। अभी क्योंकि वो तो रिसर्च चल रही है, क्या हो रहा है उस पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ना, तो आपको जहाँ भी NCERTs में या आपकी जो आपने जहाँ से भी क्लास ली होगी उसके आपके जो नोट्स होंगे उसको अच्छे से करना। ज्योग्राफी का भी टॉपिक है ये, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार रखना स्टूडेंट्स। यहाँ से क्वेश्चन इस बार बन सकता है, ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ इसमें जो पूरे आर्टिकल के अंदर बोली गई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज़ ड्यू टू द मेटेलिक एंड लिक्विड आउटर कोर ऑफ द प्लेनेट। मतलब जो पृथ्वी का जो आउटर कोर है वो मेटेलिक और लिक्विड होने के कारण है, जो कितनी गहराई पे है, लगभग 3000 बिलो आवर फीट, ठीक है, किलोमीटर है हमारे पैरों से नीचे, मतलब 3000 किलोमीटर की गहराई पे
जो आउटर कोर है वहाँ पे है, ठीक है। उसके साथ देख सकते हैं यहाँ पे स्वाम कंस्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी इज स्टडिंग द डेवलपमेंट ऑफ साउथ अटलांटिक एनोमली, जो दक्षिणी अटलांटिक जो विसंगति या एनोमली को शायद विसंगति ही बोला जाता है, उसका ये अध्ययन कर रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। और उसके बाद जो इसमें इसी आर्टिकल में जो ध्रुवीय जो क्षेत्रों में जो लाइट है, ध्रुवीय क्षेत्रों में जो प्रकाश दिखाई देता है, जैसा कि दिखाई दे रहा है आपको इस इमेज में, आप मुझे बताना कि ये ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रकाश दिखाई देने का कारण क्या होता है। कोई जानता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। देखिए आज का हमारा अभ्यास प्रश्न क्या है। शेल कंपनीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। दूसरा, ये कंपनियां विशिष्ट रूप से एक ऐसी कॉरपोरेट इकाई होती है जिनका कोई सक्रिय व्यावसायिक संचालन नहीं होता और न ही इनके स्वामित्व में कोई महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। तो ए, बी, सी या डी में से शेल कंपनी के बारे में सही उत्तर क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अब चलते हैं आगे। देखो 26 मई का जो एक अभ्यास प्रश्न था, मैंने आपसे पूछा था कोस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला था यह एक GIS आधारित डैशबोर्ड है जो वास्तविक समय में प्रवासियों के मूवमेंट को दर्शाता है। बिल्कुल सही है, दर्शाता है ये। और ये प्लेटफॉर्म भारतीय इंडियन ऑब्जर्वेटरी एंड वन पारिस्थितिकी सुरक्षा गुजरात के बीच में एक समन्वय है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। आप देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया था। ये देख सकते हैं कोस्ट इंडिया प्लेटफॉर्म है, ये एक GI बेस्ड डैशबोर्ड है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कोलैबोरेशन कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप as a GIS enabled dashboard which include an India map reflecting the movement of migrants in real time। वास्तविक समय के आधार पे इस जो श्रमिकों के या जो किनके यहाँ पे लिखा है ना माइग्रेंट्स, प्रवासियों के मूवमेंट को दर्शाता है ये, ठीक है। कुछ बच्चों ने सही जवाब दिया, कुछ ने गलत भी दिया, कोई नहीं। प्रीलिम्स से पहले लाख गलती करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रीलिम्स के दिन हमें गलती नहीं करनी है। जितना सीखने का मौका मिले लगातार ही सीखते जाना है। ओके स्टूडेंट, निर्माण IAS की डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको सीरीज़ पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।